प्रिय विद्यार्थियों, कल हम चर्चा कर रहे थे लेखक गुलशेर अहमद खां सानी, जो सानी उपनाम से जाने जाते हैं। उनके आत्मव्रत गर्दिश के दिन की हम चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से पहले व्याख्यान में था कि घर और परिवार में और स्कूल में किस तरह से अपने सानी ने उपेक्षापूर्ण जीवन जिया, किस तरह से एक भय के वातावरण में जीवन जिया। और आज हम चर्चा करेंगे कि लेखक बनने पर उनको किन संघर्षों का, किन प्रताड़नाओं का, किन दबावों का सामना करना पड़ा। इसका विषय आज का व्याख्यान होगा। पूर्व व्याख्यान में ये बता चुका हूं कि वो लेखन की इसके कारण पूर्व व्याख्यान में मैं बता चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कि लेखक जो है धीरे धीरे वहां से बनारस चले गए, इलाहाबाद चले गए और धीरे धीरे कुछ लिखने लगे। कुछ चित पत्रिकाओं में उनकी प्रशंसाएं भी होने लगी और बहुत सारे जो समकक्ष लेखक थे वो उनसे जुड़ने लगे। और जो ही वो लिखते हैं कि साहित्य लिखना एक ऐसी प्रकार की दौड़ है, एक ऐसी साहित्यिक दौड़ में जिसमें इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली जैसे शहरों के मुझसे 10 गुना सक्षम, समर्थ और साधन संपन्न लोग भाग ले रहे हैं। मेरी स्थिति एक ऐसे प्रतियोगी की तरह थी जो दौड़ने के लिए तैयार खड़े साथियों की अपेक्षा 10 फुट नीचे गड्ढे में खड़ा था। लिहाजा मेरी आधी शक्ति तो ऊपर आने की कोशिश में जाया करती थी। अर्थात लेखक अपने आप को उनसे बहुत पीछे मानता था, लेकिन फिर भी उनकी लेखनी में मौलिकता थी। और इलाहाबाद की यात्रा को उन्होंने इस प्रकार की एक कोशिश बताया। लेखक आगे लिखते हैं कि मैंने स्कूल के जमाने में प्रेमचंद, यशपाल, अमृतनाथ नागर, जैनेन्द्र अज्ञे वगैरह को पढ़ा था और उपेंद्रनाथ अस्क की बारे उपन्यास को पढ़कर के मैं अभिभूत हुआ था। और उपेंद्रनाथ अस्क के बारे में उनके जो विचार थे उनके मन में बहुत ही अच्छे थे। लेकिन लेखक लिखते हैं कि जब मैं उनसे मिला तो उपेंद्रनाथ अस्क से मुझे धीरे धीरे ये लगा कि उपेंद्रनाथ अस्क का अपने समकालीन लेखकों में उतना सम्मान नहीं था और शायद मैं उनको ठीक से नहीं पहचान पाया। और इसका अनुभव भी उनको आगे होता है। उसके बाद लेखक जो हैं ग्वालियर आते हैं और उस ऐतिहासिक नगरी में वहाँ अपना कुछ काम ढूंढते हैं और वहाँ रहने के लिए वो अपने साथियों से कहते हैं कि मुझे कोई मकान दिला जाए, लेकिन वो शर्त रखते हैं कि मकान मुस्लिम मोहल्ले में नहीं हो। मिलता है और वो भी मिलता है मुस्लिम मोहल्ले में। और उसी मकान में मकान मालिक ने एक कोई पंजाबी हिंदू थे साहनी, उनको मकान दे दिया। तो मुस्लिम लोगों ने साहनी साहब का घोर विरोध किया, क्योंकि जिस मकान में लेखक साहनी और वो जो गुलशेर अहमद खां रह रहे थे उसकी सीढ़ियों से ही मस्जिद का रास्ता जाता था। इसलिए एक मस्जिद का जीना उस काफिर की दहलीज से होकर जाता था। ये उन मुसलमानों को सिख था। यहां करके लेखक हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों में व्याप्त सांप्रदायिकता पर गहरी चोट करते हैं कि किस तरह से समाज के अंदर ये सांप्रदायिकता का जहर समाया हुआ है। एक तरफ मुस्लिम लोग उस पंजाबी साहनी भाई का विरोध करते हैं जो मस्जिद के पास वाले कमरे में रहते थे। दूसरी तरफ उपेंद्रनाथ अस्क, जिनका परिचय गुलशेर अहमद खां से पूर्व हो चुका था, और जब धीरे धीरे उपेंद्रनाथ अस्क को यह मालूम पड़ा कि सानी गुलशेर अहमद खां सानी केवल वो सानी नाम से जाने जाते थे, तो उन्होंने सोचा ये कोई हिंदू होगा। लेकिन जब बाद में पता चला कि ये मुसलमान है तो अस्क जी का व्यवहार बदल गया। यहां आकर के गुलशेर अहमद ये बताना चाहते हैं कि चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, इन दोनों में सांप्रदायिकता का जहर जो है वो समाया हुआ है।
जैसे उच्च स्तर के व्यक्ति के अंदर भी वही बात है। इसका चित्रण उन्होंने बहुत मार्मिक ढंग से किया है। लेखक लिखते हैं, उसका मैं एक उदाहरण यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा कि साहित्य संबंधी उदाहरण है मेरी कहानी एक कमरे के घर में, जिस पर कुछ दिनों सांप्रदायिक होने का विवाद चला था और सबसे ज्यादा बावेला मचा अश्क जैसे लेखकों ने। तब मुझे आश्चर्य हुआ और तकलीफ भी। अब कुछ नहीं होता। याद आती है इलाहाबाद की दूसरी यात्रा में अश्क जी ने मेरे से पूछा कि यार तुम तो बड़े तेज निकले, इतने दिनों में तुमने ये भी नहीं मालूम किया कि तुम्हारा असली नाम नहीं बताया कि तुम्हारा असली नाम क्या है, अर्थात तुम मुसलमान हो। गुलशेर जी कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ जाता? तो अश्क कहते हैं पढ़ता तो कुछ नहीं, लेकिन मालूम होना ही चाहिए था। तो आपने पूछा कब? नहीं पूछा होगा, लेकिन तुम तो बता सकते थे। तो इस तरह का संवाद से, वार्तालाप से पता चलता है कि लेखक उपेंद्र नाथ अश्क स्वयं सांप्रदायिकता से ग्रसित थे। उधर वो मुसलमान मोहल्ला जिसमें गुलशेर कहाँ एक पंजाबी सहानी भाई के साथ रह रहे थे, वह मुसलमान उस पंजाबी सहानी भाई का विरोध कर रहे थे क्योंकि मस्जिद का रास्ता उनके कमरे से आगे होकर के जाता था। तो लेखक ने इस पैरा में कि हिंदू और मुस्लिम समाज में व्याप्त जो है सांप्रदायिकता, उसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। आखिर में लेखक ने इन्हीं चीजों से तंग आकर के ग्वालियर छोड़ा और भोपाल में आकर के वो बस गए। अपनी जिंदगी जो है वो व्यतीत करते रहे और मध्य प्रदेश शासन की साहित्यिक परिषद के वो वहाँ सचिव भी बनाए और उन्होंने अपनी बहुत अच्छी कृतियां वहां रह करके ही उन्होंने व्यतीत की। इस गर्दिश के दिन के ये जो दूसरा पैरा है उसका मूल कथ्य यदि तुम जानना चाहो तो उसमें लेखक अंत में लिखते हैं वो है कि इस व्यक्ति और लेखक के संघर्ष को व्यंजित किया गया है। गर्दिश के दिन में जो आत्मव्रत है उसमें गुलशेर का अहमद सानी ने लेखक और व्यक्ति के संघर्ष को व्यंजित किया है कि किस तरह से व्यक्ति जो है वो अपनी जिंदगी में पहले चरण में वो व्यक्ति के रूप में संघर्ष करते हैं अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, और फिर जब वो लेखक बनते हैं तो लेखक के रूप में भी करते हैं। लेकिन अंतिम पंक्तियां सानी की बहुत महत्वपूर्ण हैं, जब वो कहते हैं कि व्यक्ति और लेखक का यह आंतरिक संघर्ष आज भी बना हुआ है, आज भी जारी है। मैं लेखक को जीतता हुआ देखना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात गुलशेर अहमद का कहते हैं कि मैं व्यक्ति के स्तर पर तो चाहे हार जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लेखक और व्यक्ति के संघर्ष में लेखक की जीत हो, लेखक को जीता हुआ देखना चाहता हूं कि पिछले सब कुछ को भूलकर फिर एक शुरुआत करूं, कि व्यक्ति और लेखक के संघर्ष में लेखक की जीत हो, ऐसी कामना ये जो है गुलशेर अहमद खां सानी करते हैं। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि आत्मवृत्त यानी अपने बारे में लिखना, ये गद्य की एक विधा है आत्मवृत्त। तो इसके जो लेखक हैं गुलशेर अहमद खां सानी, इन्होंने गर्दिश के दिन के नाम से जो ये आत्मवृत्त लिखा है उसमें इसको दो भागों में बांटा जा सकता है कि पहले भाग में तो उनके व्यक्तिगत जीवन में जो संघर्ष आया कि पिता और सौतेली माँ का व्यवहार, इसकी स्वयं की माँ को भयंकर प्रताड़ना और इसका माँ से बिछोह और फिर कभी नहीं उन प्रस्तुत करता है। दूसरे में किस तरह स्कूल और समाज के स्तर पर इनको उपेक्षित जीवन जीना पड़ा, पिता के सामने भी इनको उपेक्षित जीवन जीना पड़ा, इसका चित्रण लेखक ने इस आत्मवृत्त के पहले भाग में किया है। इस आत्मवृत्त के दूसरे भाग में लेखक गुलशेर अहमद खां सानी ने एक लेखक के रूप में, एक राइटर के रूप में किस तरह की समस्याओं का सामना आधुनिक हिंदुस्तान में एक लेखक को करना पड़ता है, उनका बड़ा ही मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। और ये इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सांप्रदायिकता व्याप्त है, अंदर किस तरह से वो समाई हुई है, इसका मार्मिक चित्रण वो दूसरे अंश में करते हैं, जब वो कहते हैं कि एक मुस्लिम मोहल्ले में पंजाबी सहानी भाई का किस तरह से मुस्लिम लोग काफिर कह करके विरोध करते हैं। और दूसरी तरफ उपेंद्र नाथ अश्क जैसे महान साहित्यकार हिंदी के
गीतकार हिंदी के, वो इन स्वयं लेखक से कहते हैं कि तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम मुसलमान हो। किस तरह की ओछे और सांप्रदायिक विचार एक लेखक जैसे उच्च व्यक्ति के, शिक्षित व्यक्ति के मन में होते हैं, इसका बड़ा मार्मिक चित्रण इन्होंने दूसरे पैरा में किया है। और अंत में इस गर्दिश के दिन शीर्षक आत्मव्रत में लेखक सारांश रूप में कहते हैं कि ये व्यक्ति और लेखक का संघर्ष है जो युगों से चलता आ रहा है, और लेखक ये मानते हैं कि उस व्यक्ति लेखक के संघर्ष को मैंने भी सहन किया है, लेकिन लेखक ये कामना करते हैं कि मैं चाहता हूं कि इस व्यक्ति और लेखक के संघर्ष में मैं लेखक को जीतता हुआ देखना चाहता हूं, जिससे वो सांप्रदायिकता, वो जातिवाद की सीमाएं हार जाएं और लेखक जीत जाएं। ऐसी कामना वो करते हैं। और अंत में गालिब की 2 पंक्तियां वो उद्धृत करते हैं, जिनको मैं आपको सुनाना चाहूंगा, जो इस पाठ के अंत में है। कि वो 2 पंक्तियां हैं, रोमे है रक्षे उम्र, कहां देखिए थमे जा रही है, देखते हैं कहां थमती है, न हाथ बाग पे है ना पा है रकाब में। कि मेरा जीवन जो है व्यवस्थित नहीं है, मैं ऐसे उम्र के घोड़े पर बैठा हुआ हूं कि न तो मेरे हाथ में उस घोड़े की लगाम है और न मेरे पैर रकाब में है। एक लेखक का बहुत ही मार्मिक चित्रण गालिब से जोड़ करके लेखक गुलशेर अहमद गसानी ने अपने इस आत्मव्रत में किया है। आज का ये जो व्याख्यान है वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।